नमस्कार, मैं सुनीता फुलवारिया राजकीय महाविद्यालय जवाहरामगढ़ से हिस्ट्री क्लासेस विद सुनीता फुलवारिया में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था, वह टॉपिक था बाबर। और बाबर के अंतर्गत हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। बाबर के भारत पर आक्रमण के सिलसिले में जिस युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं वह युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने और किन स्थानों पर आक्रमण किया, इस युद्ध का भारत के इतिहास पर क्या महत्व है, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। खानवा का युद्ध मार्च 1527 को हुआ था और यह युद्ध राणा सांगा, मेवाड़ के शासक, और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध के जब कारणों की बात करते हैं तो इस युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण निकल कर आते हैं वह है बाबर और सांगा द्वारा एक दूसरे के वचन भंग करने का आरोप लगाना। बाबर कहता है सांगा ने वचन का भंग किया, और राणा सांगा के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बाबर ने वचन भंग किया। दूसरा कारण भारत में राणा सांगा द्वारा हिंदू राज्य की स्थापना करने की इच्छा। तीसरा कारण बाबर के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए राणा सांगा से युद्ध आवश्यक मानता था। बाबर को लगता था कि अगर दिल्ली पर पैर जमाने हैं तो राणा सांगा से युद्ध करना अति आवश्यक है। बाबर के द्वारा इस्लाम की रक्षा करने का नारा। अफगानों का और राणा सांगा का गठबंधन। राणा सांगा के अभियानों से बाबर का नाराज होना। इन कारणों से संभवतः ये युद्ध हुआ। जब बाबर काबुल में था तो कहा जाता है कि राणा सांगा का उससे एक समझौता हुआ कि वह इब्राहिम लोदी पर आगरा की ओर से आक्रमण करे और बाबर उत्तर की ओर से। आक्रमणकारी ने दिल्ली और आगरा को अधिकृत कर लिया तो उसे राणा पर अविश्वास का अभियोग लगाया। उधर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालापी, धौलपुर, बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि समझौते की शर्त के अनुसार ये उस स्थान सांगा को ही मिलने चाहिए थे। किंतु दोनों में फूट पड़ने का वही मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता। राणा सांगा ने सोचा कि बाबर अपने पूर्वजों तैमूर तथा अन्य आक्रमणकारियों की भांति माल लूटकर वापस चला जाएगा, किंतु यह भ्रम था। जब उसने देखा कि मुगल शासक ने देश में ठहर कर राज्य करना निश्चित कर लिया तो इस खतरे से वह सचेत हो गया। उसे मध्यकालीन इतिहास में उत्तरी भारत को अफगानों के से मुक्त करने के निश्चय उद्देश्य को लेकर राजस्थान के अधिक से अधिक राजाओं को संगठित करने में प्रथम बार राणा सांगा को सफलता प्राप्त हुई थी, किंतु यह देखकर चकित रह गया कि बाबर के रूप में एक नए तुर्क आक्रमणकारी ने उसे दिल्ली पर स्वदेशी शासन की पुनः स्थापना की आकांक्षा से हीन कर दिया। सांगा ख्याति प्राप्त योद्धा था। उसकी बहादुरी और कारनामा से सारे देश परिचित था। उसकी योग्यता, शक्ति, आकांक्षा और देशभक्ति ने आक्रमणकारी को स्वदेश से निकाल बाहर करने के प्रयत्न करने के लिए विवश कर दिया, ताकि देश की गर्दन नई विदेशी शासन सत्ता के जुए में न फंस जाए। एक शक्तिशाली सेना एकत्र कर, जिसमें कहा जाता है कि 7 राजपूत राजा 104 सरदार सम्मिलित थे, वह बयाना पर चढ़ बैठा।
वहाँ के गवर्नर मेहंदी ख्वाजा को हरा दिया। दुर्ग की विशाल 4 दीवारी में बंद रहने के लिए विवश कर दिया। राणा के हाथ बहुत शक्तिशाली सरदार हो लिए, जिसमें राय सिंह का सल्दी तंवर, हसन खां मेवाती, स्वर्गीय सुल्तान इब्राहिम खां कबाई, मोहम्मद लोदी भी सम्मिलित था। राणा ने महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार रशब्रूक विलियम ने राणा और हसन मेवाती की संधि को अपवित्र संधि बताता है, और कारण यह कि दोनों भिन्न भिन्न मतावलंबी थे और उसका एकमात्र उद्देश्य बाबर को निकालना था। उक्त विद्वान का यह कथन भ्रमपूर्ण है। विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध संगठित होना तो एक स्वाभाविक सी बात थी। राजनीतिक संधियां सर्वत्र स्वार्थ के आधार पर ही होती हैं। बाबर ने जो कुछ काल पूर्व इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष दिए जाने से बाल बाल बचा था, सुल्तान मिर्जा को जो कुछ तेज अश्वरोही सहित बयाना की सहायता के लिए भेजा, स्वयं राजपूतों से अंतिम युद्ध की तैयारी में लग गया। बयाना के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ करने में यह सेना असमर्थ रही और भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। वापस लौटकर इन सैनिकों ने राजपूतों के अपार शौर्य और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। इस समय तक बाबर सीकरी तक पहुंच गया। उसने 1500 सैनिकों का एक दल शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा। ये लोग बुरी तरह पराजित हुए, मार काट कर वहाँ से खदेड़े गए, अपनी शान किरकिरी करवाकर वापस लौट आए। युद्ध अनिवार्य हो गया। राणा पहले से ही खानवा के निकट एक पहाड़ी पर बढ़ आया था, जो वर्तमान में भरतपुर का एक ग्राम और आगरा के पश्चिम में 37 मील की दूरी तथा सीकरी से 10 मील की दूरी पर था। बाबर एक अत्यंत विषम स्थिति में आ खड़ा हुआ। उसकी सेना घबरा गई, राजपूतों के पराक्रम और उसकी बहादुरी से भयभीत होने लगी। काबुल के एक जोशी ने भी इस पर भविष्यवाणी की थी कि मुगल सेना और अधिक भयभीत हुई। बाबर के लिए यह आवश्यक हो गया कि किसी तरह वह अपने साथियों का साहस बढ़ाए। इसलिए नाटकीय ढंग से उसने मदिरा का परित्याग करते हुए अपने अधिकारियों और सैनियों के समक्ष बहुमूल्य मदिरापात धरती पर उड़ेल दी, उन्हें तोड़ डाला। उसने मुसलमान पर तमगा नामक कर हटा दिया। इतने पर भी उसके साथियों की हिम्मत न बढ़ी जितनी वह चाहता था। इस पर उसने फौजी साथियों के साथ एक सभा संयोजित कर उन्हें संबोधित करते हुए अपील की, मेरे साथी सरदारों, क्या तुम जानते हो कि हमारे और हमारी जन्मभूमि, हमारी सुपरिचित नगरी के मध्य कुछ महीनों की यात्रा है। यदि हमारा पक्ष पराजित होता है तो हमारी क्या दशा होगी? कहाँ हमारी जन्मभूमि होगी? कहाँ हमारा नगर होगा? हमें परिचितों विदेशों से जूझना है, लेकिन हर एक आदमी याद रखे कि जो कोई भी इस संसार में आता है उसका विनाश अवश्य है। परमेश्वर ही अविनाशी अविचल है। जिसने जीवन के सुख और ऐश्वर्य का भोग किया है, उसे अंत में मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। कलंकित नाम के साथ जीवित रहने की अपेक्षा शान शौकत से प्राण देना अधिक अच्छी बात है। अगर मैं शान के साथ मरता हूँ तो बड़ा अच्छा है। मुझे प्रतिष्ठा छोड़ जाने दो, क्योंकि मेरा शरीर वास्तव से मौत से बचकर नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे निमित्त उस भाग्य की स्थापना की है। हमारे सम्मुख यह उत्कृष्ट भविष्यता रख दी कि यदि हमारी हार होती तो हम शहीदों की तरह मरेंगे, और यदि हम विजय होते हैं तो समझ लें कि परमात्मा के पवित्र उद्देश्य पर विजय प्राप्त करनी। इसलिए उस सर्वशक्ति मान के नाम पर हमें शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि ऐसी शानदार मृत्यु से मुख नहीं मोड़ेंगे जब तक कि हमारी आत्माएं हमारे शरीर से पृथक नहीं है। हमारे शरीर के संघर्ष से, इन खतरों से भी कभी पृथक नहीं होंगे। उसने वचन दिया कि विजय के पश्चात जो कोई अपने घर जाना चाहेगा उसको जाने की अनुमति दी जाएगी।
उसने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद तो पहले ही घोषित कर दिया था। उसने अपने साथियों को पुनः स्मरण कराया कि वह अपने धर्म की मान प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ रहा है। इसका तुरंत उत्साह के साथ दिया। प्रत्येक ने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग की शपथ लेते हुए अंत तक लड़ेंगे, बाबर का साथ देंगे। इस प्रकार उसकी सेना में साहस का पुनः संचार हुआ। बाबर लड़ाई मोल लेने वाले कुछ सैनिकों ने आगे बढ़कर सेना के कुछ इक्का दुक्का लोगों पर जो अपनी सेना से दूर चले गए थे आक्रमण कर दिया। उनके शीश उतार कर ले आए। इससे मुगलों की हिम्मत बढ़ने में और अधिक सहायता मिली। बाबर अब खानवा पहुंच गया। राणा सांगा पहले से ही था। दोनों की सेना एक दूसरे के सम्मुख आ डटी। बाबर के अनुसार राजपूती सेना में 2 लाख सैनिक थे, लेकिन असली योद्धा 80,000 से अधिक ही न रही होगी। रशब्रुक विलियम ने बाबर की सेना के प्रबल योद्धाओं की संख्या 8-10 हजार कही, जो निसंदेह बहुत कम अनुमानित है। हम बाबरनामा के अनुसार अधिकृत रूप में यह कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध के पश्चात अफगानों की कई सहस्त्र सेना अन्य सेनाएं भी बाबर से आ मिली और इस प्रकार मुगल फौज की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। यह लगभग 40,000 से कम नहीं रही होगी। विलियम रशब्रुक के काल्पनिक आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस निर्णय की अवहेलना करना असंभव प्रतीत होता है कि राजपूतों की पराक्रमी सैनिक संख्या अपने शत्रु की सैनिक संख्या से 7 अथवा 8:1 के अनुपात से बड़ी चढ़ी थी। वास्तविक बात तो यह थी कि यह अनुपात 2:1 का था। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना पानीपत के ढंग पर ही की। सामने के मोर्चे पर बिना बैल की बैलगाड़ियां जो आपस में लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। पानीपत की तरह इस बार भी चमड़े के रस्सों से उन्हें बांधा नहीं गया था। उसमें अपना स्थान मध्य में स्थित किया। चिन तैमूर और खुसरो को कुलकाश ने धमकी ने उसकी दाहिनी अपने स्थान ग्रहण कर लिए। हुमायूं ने दिलावर खां और कुछ अन्य हिंदुस्तानी नवाबों को लेकर दाहिने पक्ष को संभाला। मेहंदी ख्वाजा ने बाएं पक्ष का काम अपने हाथों में लिया। दाहिने और बाएं सिरों पर घेरा डालने वाले दल थे। गाड़ियों की कतार के पीछे तोपखाने को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। इसकी कमान निजामुद्दीन खलीफा के हाथ में थी। बचाव की दीवारों के बजाय बाबर ने लकड़ी के पहिएदार तिपाहियाँ निर्मित करवाई, जिन्हें तोपों का आधार बनाया तथा उनसे तोपचियों के बचाव स्थल का काम किया। राणा की सेनाएं 4 प्रचलित खंडों में विभाजित की गई: अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। 16 मार्च का ऐतिहासिक दिन था। 1527 को प्रातः 9 बजे लगभग युद्ध प्रारंभ हुआ। मुगलों के दल को दाहिनी ओर से खदेड़ने के लिए राणा सांगा ने अपने बाएं पक्ष को आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ। दाहिने तुलगुमा पर प्रहार ऐसा आघात हुआ कि वह तितर बितर होने लगा, किंतु बाबर ने चिन तैमूर को उसकी सहायता के लिए भेजा। उसने राजपूतों के बाएं पक्ष पर आक्रमण किया। मुगल सैनिक उनकी टुकड़ियों में खलबली पैदा करते हुए भीतर घुस गए। इसी समय मुस्तफ़ा को खुले मैदान में सिपाहियों को बढ़ाने और गोले बरसाने का हुक्म मिला। तोपखाने ने अपना काम ऐसे संतोषजनक ढंग से किया कि मुगलों का साहस सजीव हो उठा। अब मुगलों के दाहिने पक्ष में लड़ाई का वेग सर्वत्र फैल गया। उनको निर्माण केंद्र से सहायता भेजनी पड़ी। राजपूतों की बहादुरी के होते हुए भी मुगलों के दाहिने पक्ष ने अंत में राणा के बाएं पक्ष को पीछे खदेड़ दिया।
इसी समय वाम पक्षीय तुलगुमा को घूमकर राजपूत सेना के पीछे भाग पर आक्रमण करने का हुक्म मिला। इससे वीर राणा को शत्रु के बाएं पक्ष पर भयानक दबाव कायम रखने से न रोका जा सका। बाबर को अब आघात पर आघात सहते हुए बाएं पक्ष की रक्षार्थ अपने अश्वरोहियों की चुनी हुई टुकड़ी भेजनी पड़ी। इस समय तक युद्ध सामान्य दशा में आ चुका था। दोनों ओर सभी सैन्य खंड भयंकर युद्ध में संलग्न थे। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने अपने निरंतर आक्रमणों से बाबर के साथियों के दम फुला दिए। विजयश्री एक तुला पर अटकी हुई प्रतीत हो रही थी। यदि किसी ओर इसका झुकाव दिखाई देता तो राजपूतों की ओर ही, किंतु निराश हुए बिना बाबर ने एक जनरल की सूझबूझ के साथ अपने चुने हुए निजी अश्वरोहियों के दल को मध्य से लेकर शत्रु के दोनों दलों पर प्रहार करने के लिए छोड़ दिया। उस्ताद अली इस अवसर पर जी तोड़कर प्रयत्न करने की आज्ञा मिली। आक्रमण की यह चाल सफल सिद्ध हुई। राजपूतों के दाहिने बाएं पक्षों पर बाबर की तोपों की अग्निवर्षा उसी समय एक साथी की छूटी हुई उसकी निजी अश्वरोही सेना के प्रहार से खलबली मच गई। भयंकर गोलाबारी का, जिससे उसके आदमियों का भारी विनाश हो रहा था, ध्यान न करते हुए राणा सांगा ने अपने निर्भीक सैनिकों को बाबर के दाएं और बाएं पक्षों पर पलट दिया, जो उन्हें घेरे में बंद करने का प्रयत्न कर रहे थे। वास्तव में अंतिम प्रहार ऐसा भयंकर था कि मुगल पक्ष अपने घेरे डालने की स्थिति से हटकर अपने केंद्रीय भाग की पंक्ति में आ पहुँचे। वे लगभग उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ बाबर स्वयं खड़ा था। बाईं ओर जिधर सबसे अधिक दबाव पड़ रहा था, राजपूत बढ़ते चले आ रहे थे, किंतु मृत्यु से भी भय न खाने वाले राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके। इसका साहस टूटने लगा। इस परिस्थिति में बाबर ने अपने दोनों पक्षों को दूसरा प्रहार करने का हुक्म दिया। राजपूत अब बिखर गए। बाबर, जो विजय की ओर से निराश हो चुका था, युद्ध में विजयी हुआ। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। लगभग 20 घंटे युद्ध चला। अत्यंत स्मरणीय युद्धों में यह एक है। शायद ही ऐसा कोई घमासान युद्ध हो जिसका निर्णय अंत समय तक की तुला पर टिका हो। युद्ध के परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि बाबर की सत्ता का स्थायी होना, राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात लगना, बाबर का ध्यान दिल्ली पर केंद्रित होना, राजपूतों की भीषण क्षति, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात, बाबर के युद्ध के परिणाम के अंतर्गत बाबर की शक्ति का स्थायी होना। पानीपत की विजय से बाबर दिल्ली और आगरा का स्वामी तो बन गया था, परंतु वह अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। उस पर राणा सांगा का भय हमेशा मंडराता रहता था, किंतु खानवा के युद्ध में वह राणा सांगा को हराकर एक निष्कंटक स्वामी बन गया। उसका साम्राज्य के विस्तार का मार्ग भी खुल गया। इस युद्ध के बाद बाबर को युद्धों के कारण अपने जीवन व राज सिंहासन को संकट में नहीं डालना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की पक्की नींव पड़ी। अब भारत में मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजसत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई, जो 200 वर्ष तक उनके पास बनी रही। राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात लगा।
भारत में राजपूतों की शक्ति का पतन हो गया, क्योंकि इस युद्ध से कई पराक्रमी राजपूत शहीद हो गए। परिणाम स्वरूप राजपूत कई वर्षों तक शक्तिशाली नहीं बन सके। मेवाड़ राज्य की सीमाएं घट गई। बाबर भी इस युद्ध के बाद निर्भीक हो गया। इस संबंध में एस आर शर्मा ने लिखा है कि राजपूतों की सर्वोच्चता का भय जो गत 10 वर्षों से मंडरा रहा था, वह सदैव के लिए समाप्त हो गया। बाबर का ध्यान दिल्ली पर केंद्रित होना। बाबर का ध्यान हमेशा के लिए काबुल पर लगा रहता था। बाबर हमेशा काबुल के लोगों के बारे में ही सोचा करता था, परंतु खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर का ध्यान काबुल से हटकर दिल्ली पर ही केंद्रित हो गया। रश्ब्रोक लिखते हैं कि खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। राजपूतों की भीषण क्षति। राजपूत खानवा के युद्धों में राजपूतों की भीषण क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में राणा सांगा स्वयं बुरी तरह घायल हो गया। उसके अनेक प्रमुख सामंत सेनानायक मारे गए। मेवाड़ की प्रतिष्ठा को आघात। खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचाया। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि सदियों से अर्जित मेवाड़ की प्रतिष्ठा को युद्ध से बड़ा धक्का पहुंचा, जिसको समय की गति भी न बुला सकी। अफगानों की शक्ति को आघात। इस युद्ध ने अफगानों की शक्ति को भी आघात पहुंचाया। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने लिखा है कि राजपूतों की पराजय से अफगानों की शक्ति को धक्का लगा। राजपूताना के शक्तिशाली और स्वतंत्र शासकों की सहायता से वे मुगलों के जितने भीषण प्रतिद्वंदी हो सकते थे, उतने अकेले होने के लिए असंभव था। यही कारण है कि कई इतिहासकारों ने खानवा के युद्ध को पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है। पानीपत की विजय से बाबर केवल दिल्ली और आगरा का स्वामी बना था, वह अपने आप को सुरक्षित भी नहीं समझता था। उसे राणा सांगा का सदैव भय लगा रहता, परंतु खानवा की इस विजय ने बाबर को उसे उत्तरी भारत का निष्कंटक स्वामी बना दिया।